वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अंडरस्कोर। कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइब का टारगेट रहेगा। अगले कहानी स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कैरन प्लीज। 33 किस या साइड इफेक्ट। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया खुद हैरान होकर सोचने लगी, मैंने कब हाथ जोड़े, मैंने कब नाक रगड़ी। सच तो ये था कि वर्चस्व को भी भूख लग रही थी। जब अनाया उसे मनाने आई तो उसे भी अच्छा ही लगा। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। अनाया पहले से ही डाइनिंग टेबल पर वर्चस्व का इंतजार कर रही थी। 5 मिनट बाद वर्चस्व कपड़े पहनकर डाइनिंग हॉल में आ गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर 2-3 डिशेस रखी है, लेकिन खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि उससे सच में कंट्रोल नहीं हो रहा था। अनाया ने वर्चस्व के लिए प्लेट में खाना सर्व कर दिया। उसने खाने में वेजिटेबल दलिया बनाया था, उसके साथ सिंपल दही था और गोल्डन मशरूम सूप। पहले दलिया देखकर वर्चस्व की आईब्रो सिकुड़ गई, लेकिन जब उसने इन्हें स्पून भरकर दलिया अपने मुंह में डाला जो उसका टेस्ट में कमाल का था और कुछ बड़ा भी, उसमें लेमन स्लाइस का यूज किया था। अभी तक वर्चस्व का मूड बहुत खराब था, लेकिन खाना खाकर उसे सच में अच्छा लग रहा था। उसने अनाया की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, इस लड़की ने आज मुझे सच में बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन ठीक है, फिर भी खाना अच्छा बनाती है। उसने सारी बातों से ध्यान हटाकर खाने पर फोकस किया। वर्चस्व खाना खा रहा था और अनाया गौर से बैठकर उसे देख रही थी। वर्चस्व ने दलिया खाया तो अनाया ने उससे पूछा, युवराज इसका टेस्ट कैसा है? उसने ईगरली वर्चस्व की तरफ देखते हुए कहा। अनाया को खाना बनाना पसंद था और वह लोगों के फीडबैक को बहुत ज़्यादा कंसिडर करती थी और बहुत सीरियसली भी लेती थी। वर्चस्व ने एक नज़र उठाकर अनाया को देखा, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि अनाया ने अपनी स्पून को टच तक नहीं किया। उसने अनाया की तरफ देखकर कहा, खाओ। अनाया ने जिस तरह से दलिया को बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ बनाया था वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत सारी वेजिटेबल्स उसे बहुत कलरफुल बना रही थी। अनाया ने भी अपने लिए खाना सर्व किया और एक स्पून उठाकर गोल्डन मशरूम सूप टेस्ट किया। सूप सब में बहुत डिलीशियस था। वर्चस्व ने अपनी नज़र उठाकर अनाया को देखा, वह बहुत सीरियसली खाना खा रही थी। वो उतना ही सीरियसली जितना सीरियस होकर वह खाना बनाती थी। वर्चस्व उसे इस तरह से बैठा देखकर सोच रहा था, देखने में कितनी मासूम और शांत लगती है, लेकिन वह सच में ऐसी नहीं है, ये बात नालायक थी। वर्चस्व अच्छी तरह से जानता था कि जिस लड़की से उसकी दी हुई थी वह कैसी थी। वर्चस्व के सामने बिल्कुल किसी मासूम और आज्ञाकारी चे की तरह लग रही थी, लेकिन जब उसने अनाया को स्टेज पर देखा तो वो एक अलग ही एटीट्यूड में थी। वह वास्तव में ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं थी कि कोई उसे डरा धमका कर उसे अपनी कंडीशन मानने यह मजबूर कर सके। वर्चस्व ने सोचा, फिर इसने अपनी मर्जी के बिना नताशा की जगह पर मुझसे शादी क्यों की? सोचते हुए वर्चस्व ने अपने होंठ भींच लिए। वर्चस्व को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने यह शादी क्यों की। उसने सोच लिया था, जब तक अनाया उसके लिए ईमानदार थी वह उसे अपनी वाइफ की और रिस्पेक्ट दोनों देगा, और अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वह एक झटके में उसे बर्बाद भी कर सकता है। अनाया अपना सिर नीचे करके खाना खा रही थी कि अचानक उसने देखा वर्चस्व ने दलिया का स्पून भरकर उसकी प्लेट में डाल दिया। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? वर्चस्व का मूड जो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था अचानक फिर से बिगड़ गया। 1 सेकंड बाद उसने कहा, खाओ। अनाया ने सिर्फ सूप लिया था, उसने दलिया टेस्ट तक नहीं किया था। इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, सोचते हुए अनाया बोली, युवराज कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने आपके खाने में कुछ मिला दिया? अनाया की बात सुनकर वर्चस्व की आंखें छोटी हो गई। उसने सोचा, इस लड़की के दिमाग में हर वक्त क्या उल्टा सीधा चलता रहता है। वर्चस्व ने फिर से अपनी झूठी स्पून से दलिया उसकी प्लेट में डाल दिया और वर्चस्व गुस्से में बोला, तुम्हें खाना खाने में प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें मेरा खाना देना पसंद नहीं आया? कहते हुए उसने अपनी स्पून को प्लेट में जोर से पटक दिया। सिरेमिक प्लेट में जोर से स्पून पटकने से बहुत तेज आवाज हुई जो साफ साफ बता रहा था कि वर्चस्व गुस्से में था। आसपास खड़े सर्वेंट ने अपना सिर झुका लिया और जरा सी भी आवाज करने की कोशिश नहीं की। डर से अनाया की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसने स्पून उठाया और जल्दी जल्दी दलिया खाना शुरू कर दिया। अनाया ने वर्चस्व का दिया हुआ खाना फिनिश करके ये साबित कर दिया कि वो उसे नापसंद करने का कोई इरादा नहीं रखती। अनाया को खाना खाते देख वर्चस्व के दिल में भी अजीब सा सुकून था।
अनाया ने दलिया फिनिश किया तो वर्चस्व ने गोल्डन मशरूम सूप का स्पून भरा और अनाया के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। अनाया की हैरानी से आंखें फैल गई। उसने एक नज़र वर्चस्व को देखा और फिर उस सूप से भरे स्पून को, लेकिन जब वर्चस्व ने अनाया को आंखें छोटी करके टफ लुक दिया तो अनाया ने फौरन मुंह खोलकर सूप पी लिया। उसने देखा कि वर्चस्व ने वही स्पून भरा और खुद भी सूप पी लिया। अनाया ने मन ही मन सोचा, क्या इसे इनडायरेक्ट किस में काउंट कर सकते हैं। अनकशहीद तरीके से अनाया के गाल शर्म से लाल हो गए। इस तरह एक ही स्पून से खाना खाने का मतलब कपल के बीच में बहुत क्लोजनेस को शो करता है। अनाया ने मन ही मन सोचा, ओह गॉड, आज इस लड़के को हुआ क्या है? क्या इसे इतना भी नहीं पता कि इस सब का क्या मतलब होता है? कहीं इसने गलत दवाई तो नहीं खा ली जिससे इसके दिमाग पर कोई साइड इफेक्ट हो गया? इससे पहले वर्चस्व फिर से कुछ ऐसा करता अनाया बोली, युवराज मेरा पेट भर गया। वर्चस्व ने अनाया की प्लेट को देखा और बोला, अपने आप को देखा है कभी? कितनी दुबली पतली दिखती हो, तुमसे ज्यादा खाना तो बिल्लियां खाती हैं। अनाया उसकी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान थी। वो दोनों डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले गए। अगले दिन अनाया को आरके मीडिया की तरफ से ईमेल आया था। उसने आरके मीडिया का कार मॉडल इंटरव्यू पास कर लिया था और वह बी फील्ड की टॉप मॉडल के लिए सेलेक्ट हो गई थी। इस एग्जीबिशन को ए और बी 2 स्टेडियम में डिवाइड किया गया था। स्टेडियम ए में सिर्फ 9 कार थीं। यह एग्जीबिशन वर्ल्ड कार एग्जीबिशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। इसके लिए सभी इंटरनेशनल सुपरमॉडल को इनवाइट किया गया था। फील्ड बी में एग्जीबिशन के लिए नेशनल कस्टमर को टारगेट किया गया था, जिसमें लास्ट ईयर फर्स्ट मॉडल ने 8 मिलियन प्राइस की हमर कार को प्रेजेंट किया था। बी फील्ड की फर्स्ट मॉडल की जगह पर हमेशा से ही टॉप नेशनल मॉडल का कब्जा रहा है। ये पहली बार था जब किसी न्यूकमर मॉडल को इतनी बड़ी पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। अनाया ने तुरंत सारा को कॉल कर दिया। सारा ने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। अनाया ने चहकते हुए उसे गुड न्यूज दी, मैंने आरके मीडिया का कार मॉडल के लिए इंटरव्यू पास कर लिया है। सारा ने खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो सच में खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशन डियर, वैसे भी मिस अनाया रॉय ये पोजीशन डिजर्व करती हैं। अनाया बोली, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है। अनाया की बात सुनकर सारा की आई में सिकुड़ गई। वह बोली, और टेंशन किस बात का? अनाया ने कहा, मुझे लगता है कि आकाश पांडे ने ही अपनी तरफ से मुझे कार मॉडल की फर्स्ट पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया है। सारा ने लापरवाही अपने कदे उछाले और बोली, ओह तो ये बात है। तुम्हें क्या लगता है आकाश पांडे यूं ही इतनी बड़ी आरके मीडिया का मैनेजर है? तुमने उसके भाई के साथ बिलियर्ड्स खेल लिया और उसने खुश होकर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए मॉडल सिलेक्ट कर लिया। अनाया बोली, बट यार। सारा उसकी बात पूरी होने से पहले ही फिर बोली, बट कुछ नहीं। आकाश बहुत प्रोफेशनल इंसान है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो सिर्फ बिलियर्ड्स के दम पर अपने प्रोफेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अनाया के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। सारा फिर बोली, अरे तू खुद अपने टैलेंट पर विश्वास करना कब सीखेगी? तुझे पता है ना, स्कूल में भी हमेशा सब टीचर्स तेरी तारीफ करते थे। तुझे अपने टैलेंट के दम पर ही यह पोजीशन मिली है, समझी? तू पहले ही बहुत टैलेंटेड है। किसी ने तेरा टैलेंट इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुझे अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, दैट्स इट। सारा का कहना भी सही था। अगर आकाश को अनाया में फ्यूचर पोटेंशियल नहीं दिखता तो वह कभी भी अपनी कंपनी की इमेज को अनाया जैसी न्यू कमर मॉडल के हाथों में नहीं देता। अनाया को इस बात का भी डर था कि आकाश ने अगर सारा के सामने उसे भाभी जी कहा तो वह सारा को कैसे समझाएगी, और वह आकाश को भी खुद को भाभी जी कहने से रोक नहीं सकती। अनाया बोली, अच्छा ये बता तू कब फ्री है? मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अनाया की बात सुनकर सारा थोड़ा सीरियस हो गई। उसे लगा अनाया कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती है, तो वो बोली, मैं अभी फ्री हूँ, बता क्या बताना है। अनाया बोली, बात इतनी कोई बुरी नहीं है, इसलिए तू इस बात के लिए कोई भी टेंशन मत लेना, लेकिन मैं ये बात फ़ोन पर नहीं बता सकती। सारा बोली, तो फिर मिलकर बात कर लेते। हमें नेक्स्ट वीक अपने मेंटोर के साथ एक कवर मैगजीन की सीरीज शूटिंग के लिए इटली जा रही हूँ। अनाया ने ठीक है कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनाया सोच रही थी, अगर सारा को पता चला कि ताशा की जगह वर्चस्व से शादी कर ली और अब नताशा वैभव के साथ रिलेशनशिप में है तो क्या होगा। वैभव ने उसे चीट किया है, ये पता चलते ही सारा बेसबॉल उठाएगी और जाकर वैभव का सिर फोड़ देगी। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। स्कूल में जब वह दोनों हाई स्कूल में थी तो वहाँ एक अमीर लड़का था जो अनाया के साथ अक्सर छेड़खानी किया करता था। एक दो बार सारा ने उनसे समझाने की कोशिश की और कहा कि वो अनाया से दूर रहे,
लेकिन वो लड़का नहीं माना। एक दिन मॉर्निंग असेंबली के बाद अनाया क्लास की तरफ जा रही थी कि उस लड़के ने आकर अनाया का रास्ता रोका और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। जब सारा ने उसे देखा तो उसकी गुस्से से मुट्ठियों करा गई। उस वक्त तो सारा ने उस लड़के को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया और अनाया को लेकर क्लासरूम में चली गई। लेकिन छुट्टी के बाद सारा ने उस लड़के को और उसके फ्रेंड दोनों को बुरी तरह पीटा और पीट कर आईसीयू में एडमिट करा दिया। अनाया सारा की फाइटिंग स्प्राइट से बहुत ज्यादा डरती थी। अनाया अपने रूम से बाहर निकल रही थी और उसने देखा कि वर्चस्व स्टडी रूम के डोर नॉब को पकड़कर खड़ा था। वह अंदर जाने ही वाला था कि अनाया की नज़र उस पर पड़ी। अनाया आज बहुत अच्छे मूड में थी। वो चहकते हुए वर्चस्व बोली, गुड मॉर्निंग युवराज। एस्टरिस्क। वर्चस्व ने जब उसकी मीठी सी तेज आवाज को सुना तो वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, बट तुम इतना क्यों चहक रही हो? अनाया ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने आरके मीडिया का कार मॉडल इंटरव्यू बी फील्ड की फर्स्ट मॉडल के लिए पास कर लिया है। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व की आंखें चमक गई। उसके दिल में एक अजीब सी प्राउड वाली फीलिंग जनरेट होने लगी थी। लेकिन फिर भी उसने फेस पर कुछ भी नहीं दिखाया और बोला, ओह। कल वर्चस्व ने अनाया के लिए जो कुछ भी कहा था उस बात से अनाया का दिल अभी भी थोड़ा हैवी फील कर रहा था। अनाया कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर वर्चस्व की आंखों में देखते हुए बोली, युवराजा ट्रस्ट मी, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैंने यह इंटरव्यू अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी के दम पर पास किया है। वर्चस्व ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और डोर ओपन करके स्टडी रूम में एंटर कर गया। अनाया की बात सुनकर वर्चा के फेस पर स्माइल आ गई थी। वो खुद से ही, तुम्हें इन सब इंटरव्यूज और ईमेल पर खुश होने की जरूरत नहीं है। अब तुम आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन की वाइफ हो। गर्मी की शाम में सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। अनाया सोच रही थी कुछ ही दिनों में कॉलेज फिर से स्टार्ट हो जाएंगे और डाउन टू द टॉप शो की फाइनल डेट भी पास ही आ रही है। सडनली अनाया का मोबाइल फोन रिंग करने लगा। जब उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर नजर डाली तो उसके पापा का फोन था। अनाया ने फोन रिसीव करके हेलो कहा, लेकिन सामने से विशाल की जोरदार चीख सुनाई थी, अनाया यहाँ वापस आओ। अनाया ने पूछा, क्या हुआ पापा? अनाया को अपने पापा के इस तरह से रूडी बात करने की आदत हो चुकी थी। वो लोग हमेशा ही उसके साथ बुरे तरीके से पेश आते थे। विशाल बोला, तुमने पर्सनली ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? कहा तुम अभी के अभी यहाँ वापस आओ। अनाया की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। उसने देखा वर्चस्व नीचे ही आ रहा था। फोन पर आवाज़ बहुत तेज थी। सामने से फिर चिल्लाने की आवाज़ आई, मैंने कहा अभी वापस आओ। अनाया फ़ोन लेकर थोड़ा दूर चली गई क्योंकि इसके सिवा भी कुछ कर भी नहीं सकती थी। अनाया ने एक नज़र वर्चस्व पर डाली और फ़ोन पर कहा, अगर युवराज कह देंगे तो मैं ज़रूर आ जाऊंगी। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जब वर्चस्व ने अनाया को फ़ोन पर अपना नाम लेते हुए सुना तो उसने भी तिरछी नज़र से अनाया को देखा। अनाया ने वर्चस्व के पास जाकर कहा, युवराज, मेरे पापा मुझे आज रात घर बुला रहे हैं, क्या मैं जाऊं? वर्चस्व अनाया को जाने की परमिशन देगा या मना कर देगा? 34 तड़पता दिल। अनाया ने वर्चस्व के पास जाकर कहा, युवराज, मेरे पापा मुझे आज रात घर बुला रहे हैं, क्या मैं जाऊं? अनाया जानती थी कि एक ना एक दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली बात सबके सामने आ ही जाएगी। वह इस बात से कितना भी भागने की कोशिश करे लेकिन उसे इसका सामना करना ही पड़ेगा। वर्चस्व ने पूछा, क्यों बुला रहे हैं? अनाया बोली, मुझे नहीं पता। किसी को भी अनाया के रिस्पेक्ट की कोई फिक्र नहीं थी। कम से कम वो खुद तो दूसरों के सामने अपना रिस्पेक्ट मेंटेन कर ही सकती थी। अनाया अपना फैमिली ड्रामा बिल्कुल भी वर्चस्व के सामने नहीं दिखाना चाहती थी। यही सोचकर उसने साफ झूठ बोल दिया। वर्चस्व ने अनाया से कुछ भी नहीं कहा और हरीश की तरफ देखकर बोला, अंकल, मैडम के जाने का अरेंजमेंट करो। कहते हुए वो पलटा और स्टडी रूम में चला गया। उसके एक्सप्रेशन सडनली कोल्ड हो गए थे। वह बहुत डिसअपॉइंट फील कर रहा था। उसके फेस पर एक अजीब सा दर्द था। अनाया खुद बहुत फ्रस्ट्रेट थी, इसलिए उसने वर्चस्व के चेंज होते मूड पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हरीश से ये बात छिप नहीं सकी। उसने वर्चस्व को बचपन से लेकर अभी तक बड़े होते हुए देखा था और वह उसके छोटे छोटे मूवमेंट और मूड में जरा सा भी चेंज नोटिस कर लेता था। मैडम, आप शादी के बाद पहली बार अपनी फैमिली से मिलने जा रही हैं, हमें आपकी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट लेने चाहिए। हरीश ने अनाया की तरफ देखकर कहा। अनाया ने मन ही मन सोचा, मेरी फैमिली मुझे लाड प्यार करने के लिए नहीं बुला रही है, वो तो मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं।
हालांकि गिफ्ट के लिए मना करके वो इस बुजुर्ग इंसान की काइंडनेस और इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। थैंक यू अंकल, कहते हुए अनाया अपने रूम में रेडी होने चली गई। हरीश चुपचाप स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसने जाकर रूम का डोर नॉक किया। वर्चस्व के कम इन कहते ही उसने डोर ओपन किया और अंदर आ गया। वर्चस्व ने सुलगती हुई सिगरेट अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे कमरे में इस कदर सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वो कुछ ही देर में बैक टू बैक 2-3 सिगरेट फूंक चुका था। हरीश बोला, युवराज अनाया मैडम शादी के बाद पहली बार अपने घर लौट रही हैं। दामाद होने के नाते आपको उनके साथ जाना चाहिए। लगभग 1 मिनट में धुआं छट गया। जब हरीश ने वर्चस्व के चेहरे को देखा तो उसके फेस के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि वो दुखी था। उसके फेस पर उदासी और गुस्से की मिली जुली फीलिंग भी थी। अपनी सिगरेट का आखिरी कस लगाते हुए वर्चस्व ने बची हुई सिगरेट को एशट्रे में डाल दिया और बोला, वो वहां वापस जाकर डॉट खाना चाहती है, मैं भला उसे क्यों रो। अनाथा के फोन से विशाल रॉब के चीखने की आवाज इतनी तेज बाहर आ रही थी कि वर्चस्व ने साफ साफ सुना था कि वह किस तरह अनाया को घर वापस बुलाने के लिए धमका रहा था। वर्चस्व ने भी सोच लिया था, अगर अनाया उसे कुछ नहीं बताएगी तो वह भी ऐसा ही प्रिटेंड करेगा जैसे उसे भी कुछ नहीं पता। हरीश जानता था ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वर्चस्व को अनाया की फिक्र नहीं थी। फिर भी उसकी बात सुनकर हरीश के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। वो वर्चस्व के गुस्से और नेचर को बहुत अच्छे से जानता था। उसे ज्यादा कुछ भी कहने की उसकी भी हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। वर्चस्व ने स्टडी रूम की खिड़की के पर्दे के पीछे से अनाया को कार में बैठते हुए देखा। एक बेंटली कार मैन पैलेस के सामने से होती हुई गुजर गई। वर्चस्व विंडो पर खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। अनाथा को जाते हुए देखकर उसका दिल अजीब से दर्द से तड़प उठा। वर्चस्व वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपने टेबल पर पड़ी हुई एक फाइल को ओपन कर लिया और स्टडी करने की कोशिश करने लगा। ऐसी फाइल स्टडी करना वर्चस्व का रोज का काम था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी आंखों के सामने फाइल में लिखे हुए सारे वर्ड्स चींटियों की तरह रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ देर वह फाइल को घूरता रहा, फिर उसने गुस्से में फाइल बंद करके टेबल पर वापस पटक दी और वो पहले से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वर्चस्व को याद आया उस दिन ओल्ड रेसिडेंसी में बरखा ने उसे बताया था कि अनाया की फैमिली वाले अनाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नताशा उसके साथ जैसा चाहे वैसा बुरा बिहेव करती है और आज विशाल रॉय की आवाज़ तो खुद वर्चस्व ने अपने कानों से सुनी थी। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वह उस पर गुस्सा कर रहा था। वर्चस्व के दिमाग में अनाया का ख्याल आया और वह पहले से भी ज्यादा गुस्से से भर गया। ये लड़की कितनी झूठी है, किस तरह सब नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी मेरे सामने, सोचकर ही वर्चस्व का दम घुटने लगा। वर्चस्व भले ही अनाया को पसंद नहीं करता था और उन दोनों का रिश्ता भी सिर्फ नाम का ही था। वो अनाया से कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, लेकिन फिर भी कोई और उसे डिसरिस्पेक्ट करे यह उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रॉय फैमिली शहर के टॉप रिचेस्ट लोगों में गिनी जाती थी। उनका बंगलो सिटी के सबसे लग्जरियस एरिया में था। बेटा मत रो, तुम रोती हो तो तुम्हारी मॉम का बहुत दिल दुखता है, मोनिका ने नताशा की आंखों से आंसू कहा पोंछते हुए। लेकिन नताशा का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो तो हर सेकंड के साथ और मोटे मोटे आंसू बहाए जा रही थी। नताशा रोते हुए अपने पापा की तरफ देखकर बोली, डैड, अगर फ्यूचर में अनाया मुझसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर पहुंच गई तो क्या आप उसे मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे? विशाल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अनाया को इस घर में लाने का मेरा मकसद ही यही था कि वह उस बीमार और बदसूरत वर्चस्व से तुम्हारी जगह पर शादी कर सके। मेरी इस दुनिया में एक ही बेटी है और वो हो तुम। रॉय मैंशन के डोर पर फिंगरप्रिंट लॉक था, जिसे अनाया ने अपनी फिंगर स्कैन करके अनलॉक कर लिया था। उसने सोचा भी नहीं था वह इस घर में आते से ही वह इस तरह की बात सुनेगी, वह भी 10 साल बाद। 10 साल पहले वर्चस्व का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सारी दुनिया को ये पता चला था कि वह फिजिकली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसका फेस भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। 10 साल पहले उसके पिता अनाया और उसके छोटे भाई को इस घर में लेकर आए थे और उन्होंने ही कहा था कि वह दोनों रॉय परिवार का खून है और उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का पूरा हक है। लेकिन आज इन सब लोगों का कन्वर्सेशन सुनकर अनाया के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जब उसे पता चला कि उसे इस घर में लाना इन लोगों की सोची समझी साजिश थी।
हर कोई जानता था कि रॉयल फैमिली से सीधे सीधे रिश्ता तोड़कर दुश्मनी लेना किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकता था। इसलिए इन लोगों ने नताशा की जगह पर अनाया की शादी वर्चस्व से करा दी, जो कि दुनिया की नज़र में बीमार और बदसूरत था। पहले तो ये बात सुनकर अनाया के दिल को चक्का लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। उसका माइंड और बॉडी ऐसी स्टेट में पहुंच गया था जहां न उसे दुख हो रहा था और न ही उसके दिल में कोई और फीलिंग थी। उसने मन ही मन भगवान को थैंक यू बोला। अगर आज वो ये सब बातें नहीं सुनती तो शायद वो जिंदगी भर इसी गलतफहमी में रहती कि उसके पापा उसे फैमिली का प्यार देने के लिए अपने साथ लाए थे, लेकिन वो उन लोगों के लिए एक बलि के बकरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, और अब उसके पास ये सब एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। हे, छोटी मैडम आ गई, नौकरानी ने अनाया को देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर विशाल के एक्सप्रेशन बदल गए। वो पीछे की तरफ पलटा और बोला, अरे अनाया, तुम कब आई? बस अभी अभी, कहते हुए उसने हरीश के दिए गए गिफ्ट उन लोगों को दे दिए। अनाया इतनी शांत थी जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना था। कुछ देर पहले यहाँ हुआ उसे उस सब के बारे में पता ही नहीं है। कुल भी हरीश ने विशाल के लिए वेब रिंग भेजी थी, नताशा के लिए एक रोज कोई स्टोन पेंडेंट भेजा था और मोनिका के लिए पिंक पर्ल ब्रेसलेट था। नताशा गिफ्ट देखकर बोली, लगता है कि तुम्हारी शादी वर्चस्व से करा कर हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो तुम्हें बहुत प्यार से करता है और तुम्हारा ख्याल भी रखता है। सभी गिफ्ट हाई क्वालिटी के थे और उनकी कीमत लाखों में थी। मोनिका ने ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहनते हुए कहा, वाह, बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। मोनिका बहुत लालची किस्म की लेडीज थी। उसकी नज़र में पैसे और खूबसूरती की सबसे ज़्यादा अहमियत थी। रिश्तों और फीलिंग्स को वो हमेशा ही पीछे रखती थी। नताशा ने थोड़ा परेशान होकर पेंडल एक साइड रख दिया। वर्चस्व का नेचर बहुत ज़्यादा क्रूएल और डोमिनेटिंग है, तो फिर वो अनाया के लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? सोचते हुए उसने एक नज़र अनाया को देखा। वो इस टॉपिक पर जितना सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। अनाया की जिंदगी में ज़रा सी भी खुशी नताशा की बर्दाश्त नहीं होती थी। डैड, आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? अनाया यहाँ बहुत देर तक रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सीधे सीधे ही पूछ लिया। विशाल बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वह वर्चस्व के भेजे हुए गिफ्ट्स को देखकर थोड़ा शांत हो गया था। उसने नॉर्मल आवाज में कहा, अनाया, तुमने ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ग्लोरियस एंटरटेनमेंट तुम्हारी अपनी कंपनी है, तुम्हें उसे छोड़कर बाहर किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अनाया बोली, एक्चुअली डैड, लिली नताशा के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। उसके पास टाइम नहीं था कि वह मेरे काम और मेरी ग्रोथ पर ध्यान दे सके, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। विशाल और नताशा को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाले पूरे मैटर की जानकारी नहीं थी और अनाया इस बात के लिए श्योर थी कि लिली कभी भी सच नहीं बताएगी। अगर उसने सब बताया कि उसने अनाया को जबरदस्ती किसी आदमी के साथ बेड शेयर करने के लिए मजबूर किया, तो ये सारी बातें एक्सपोज होते ही कंपनी की मार्केट डाउन हो जाएगी और उसकी खुद की लाइफ भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। विशाल ने अपने चेहरे पर फेक इन दिखाते हुए कहा, तो फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से साइन क्यों नहीं कर लेते? वो हार मानने को तैयार नहीं था। अनाया इस मैटर को आज अभी और इसी वक्त खत्म कर देना चाहती थी। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि युवराज नहीं चाहते कि मैं ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं। अनाया जानती थी कि वर्चस्व को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत उसके पापा में बिल्कुल नहीं है, और हुआ भी यही। वर्चस्व का नाम सुनते ही विशाल ने सरेंडर कर दिया। अनाया की बात सुनकर नताशा ने विशाल की तरफ देखा और वह जोर जोर से रोते हुए छोटे बच्चों की तरह मचलकर बोली, डैड। नताशा की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। विशाल ने नताशा का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा देखा तो उसे फौरन नताशा से किया हुआ अपना प्रॉमिस याद आ गया। विशाल अनाया की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के साथ अपना काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कार मॉडल्स एग्जीबिशन से अपना नाम वापस लेना होगा और उसकी जगह पर नताशा को मौका देना होगा। अपने सामने हो रहा ये ड्रामा अब अनाया के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो इस सब से इतनी दुखी थी कि वो चाहकर भी रो नहीं पाई। तो ठहाका लगाकर हंसी। उसकी हंसी में साकों साफ साफ झलक रहा था। अनाया की हंसी सुनकर मोनिका का गुस्से से खून खोल गया। वो समझ चुकी थी कि जाया नताशा का मजाक उड़ा रही है। उसने गुस्से में और से टेबल पर हाथ दे मारा और चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का मजाक उड़ाने की? तुम्हारी हैसियत क्या है?
तुम सिर्फ इस खानदान की एक नाजायज बेटी हो और तुम अपने आप को नताशा से कंपेयर कर रही हो। मुझे इस फैमिली के रहमो करम पर फील्ड बी में कार मॉडल की पोजीशन नहीं मिली है। ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मुझे जिंदगी में कभी कोई मौका नहीं मिला, इसलिए मेरी मेहनत से हासिल की हुई किसी भी चीज़ पर नताशा का कोई हक नहीं है और अब मैं अपना कुछ भी उसे बिल्कुल नहीं दूंगी, अनाया ने मोनिका की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा। नताशा रोते हुए मोनिका के गले से जा लगी और बोली, माँ उसे देखो, वह मेरी हंसी उड़ा रही है। इंटरव्यू वाले दिन वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं पूरी भीग गई थी, मेरा मेकअप भी खराब हो गया था। उसने फिर अपने विशाल की तरफ देखकर कहा, डैड, मैंने अभी अभी बेस्ट डेब्यू का अवार्ड जीता है, अगर मुझे टॉप मॉडल की पोजीशन नहीं मिली तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। नताशा इमोशनल ड्रामा करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। नताशा की बात सुनकर विशाल ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। इस घर में ये ड्रामा बहुत नॉर्मल था। नताशा हमेशा ही अनाया हक की हर चीज़ पर अपना कब्जा कर लिया करती थी, फिर भले इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यहाँ तक कि नताशा ने अनाया से वैभव को भी छीन लिया था। इस फैमिली में नताशा को जो चाहिए उसे हमेशा से वही अवेलेबल होता चला आया था। विशाल बहुत धैर्यवान इंसान था, जब उसे लगा कि अब कुछ भी काम नहीं कर रहा तो उसने अपने तुरुप का इक्का फेंकना ही ठीक समझा। वह अनाया की आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुमने नताशा के लिए बी फील्ड की टॉप मॉडल के लिए पोजीशन खाली नहीं की तो हम गौरव का ट्रीटमेंट कराना बंद कर देंगे, और अब उसके इलाज के लिए हम एक और फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करने वाले। उसकी बात सुनकर अगया के सीने में दर्द और नफरत का तूफान उमड़ पड़ा। वह गुस्से से चीखते बोली, डैड, आपने कहा था कि अगर मैं नताशा की जगह वर्चस्व से शादी कर लूं तो आप गौरव के इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। विशाल अनाया का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये सब पुरानी बातें हो चुकी है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो बी फील्ड की टॉप मॉडल एग्जीबिशन से अपना नाम वापस ले लो या फिर गौरव का मरने के लिए छोड़ दो। अनाया गुस्से से तमतमाते हुए बोली, इंसान के सीने में दिल होता है, लेकिन आपके सीने में तो पत्थर है। कल तारांकन कोई और कंडीशन थी, आज कुछ और है, और इसके बाद भी ना जाने कितने समझौते मुझे करना पड़ेंगे, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अनाया की बात सुनकर वहां खड़े सब लोगों की आंखें फैल गई। किसी को भी अनाया के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। अनाया फिर विशाल की आंखों में देखते हुए बोली, यदि आप गौरव का ट्रीटमेंट नहीं करा सकते तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मैं युवराज को बता देती हूँ कि उनकी मंगेतर में नहीं नताशा थी, और मैं सिर्फ एक ऑप्शन थी जिसे उनके एक्सीडेंट के बाद 10 साल पहले तैयार किया गया था उनसे शादी करने के लिए। अगले ही सेकंड रूम में एक जोरदार आवाज गूंज गई। क्या करेगी रॉय फैमिली अनाया से अपनी बात मनवाने के लिए? क्या अनाया के झूठ बोलकर रॉय मेंशन चले जाने से वर्चस्व नाराज हो जाएगा अनाया से?